नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि राम तीर्थ ट्रस्ट ने जमीन खरीद में घोटाला कर लिया और यह सनसनीखेज आरोप जैसे ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने लगाया, समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया और उसके बाद अब कांग्रेस और सहित सारे दल अब एक हो गए। उनको लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को घेरने का मौका जैसे हमेशा खोजते रहे, अब उनको लगता है कि जो चुनावी वर्ष है उत्तर प्रदेश के लिए, उसमें अब ये लग रहा है विपक्षी दलों को कि उनके हाथ में एक मुद्दा मिल गया। लेकिन शाम को ही राम तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने सारी सफाई अपनी पेश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता इस बारे में क्या सोचती है, क्या वाकई में ये घोटाला है या आंकड़ों का खेल है या समझ का फेर है या इसको गलत तरीके से समझाया जा रहा है। सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट का परिचय कराना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी खबर के चिर परिचित चेहरे शिव कुमार द्विवेदी हैं हमारे साथ में, जो सारे मुद्दों पे एनालिसिस लेकर आते रहते हैं और आपकी खबर के दर्शक उनको बहुत ही पसंद करते हैं। इस समय हमारे साथ में पैनल में दूसरे गेस्ट जो हैं वह रूपक श्रीवास्तव हैं, अयोध्या से जुड़ रहे हैं। चूंकि मामला अयोध्या का है, उन्होंने इन सारे मामलों को बहुत ही करीब से देखा है। जो लैंड एक्विजिशन का मामला रहा, क्या इसमें खेल हुआ है, कब से शुरुआत हुई और किसने क्या कहा, और जो चीजें समाचार में आ रही हैं उसके अलावा क्या नहीं आ पा रही हैं, वह भी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। रूपक श्रीवास्तव, आप आपकी खबर के दर्शकों को यह बताइए कि यह जमीन का खेल जो बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में 2 करोड़ से 18 करोड़ का ये मामला पहुंच गया, क्या है इसके पीछे, राज क्या है आखिर? जी राजीव जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे, लेकिन ये 2 मिनट का राज नहीं है। ये जमीन का जो खेल है वो जब मंदिर निर्माण का कोई भी विषय नहीं था कि मतलब अभी डेट नहीं आया था। ये 2011 का पहला एग्रीमेंट था, जब कुसुम पाठक जी की जो जमीन है बेसिकली मालियत कुसुम पाठक जी की है और वो अपनी जमीन को बेचने के लिए सोच रही थी। तो 2011 में पहले इनकी मुलाकात हुई सुल्तान अंसारी जी से, जो कि मेन है, एग्रीमेंट इन्हीं के नाम से किया गया था। तो जमीनें क्या होती हैं पहले से कि जो भी जमीन बड़ी रहती है उसको एग्रीमेंट करा के बाद में फिर उसको महंगे दामों पे बेचा जाता है। तो 2011 में ये जमीन लगभग 2 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ। 2000 एग्रीमेंट का नियम होता है कि 3 साल बाद फिर उसको रिन्यूअल कराना होता है। तो 2011 में डिस्प्यूट था उस जमीन का, सुन्नी वक्फ बोर्ड उस पर अपना मालकाना हक बता रहा था। इसके बाद 2013 में फिर यही रिन्यूअल हुआ, अमाउंट वही 2 करोड़ ही था। 2013 के बाद फिर एक रिन्यूअल हुआ 2015 तक, 2015 तक का बट अमाउंट वही था 2 करोड़ रुपया ही। 2017 में फिर रिन्यूअल हुआ क्योंकि जमीन बिक नहीं पा रही थी, क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट था, मंदिर का फैसला नहीं आया था और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस पर अपना मालकाना हक बता रहा था। 2019 में फिर रिन्यूअल हुआ 2 करोड़ रुपए का, सितंबर में इसका एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद नवंबर में मंदिर का फैसला आया। अब मंदिर का फैसला आया तो गवर्नमेंट मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए एक प्लानिंग बना के रखी थी नए अयोध्या की। तो आसपास की जो भी जमीनें थी उनको वो एक्वायर करने की अपना पूरा मुहिम चलाई। फिर क्या हुआ, इनकी जमीन जो थी 2 करोड़ में थी, तो फिर जमीन के मालिक जब कुसुम पाठक के पास, हरीश पाठक और कुसुम पाठक के पास टीम पहुंची, तो ये हुआ कि एग्रीमेंट तो अंसारी जी के नाम से है। फिर तीनों पक्ष, अच्छा चलिए, अभी इन सब बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन एक सवाल जो कल एक डिबेट में मैं था तो उसमें पूछा गया, जो मेन चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं उसमें ये है कि ये कुसुम पाठक कौन है और हरीश पाठक कौन है और सुल्तान अंसारी कौन है, इनका प्रोफेशन क्या है, ये कल लोग जानना चाहते थे।
तो चूंकि आप वहीं के निवासी हैं, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग हैं कौन, बेसिकली इनका काम क्या है? कुसुम पाठक और हरीश पाठक, जमीन इन दोनों के नाम से है। बेसिकली ये लोग हम्म। अयोध्या के ही हैं। और हम्म। सुल्तान अंसारी जो हैं वो अपना प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो हम्म। इन्होंने जब सोचा कि हमें जमीन हम नहीं बेच पा रहे हैं, हम किसी के माध्यम से बेचेंगे, तो इन्होंने सुल्तान हम्म। अंसारी को एग्रीमेंट किया। सुल्तान अंसारी हम्म। प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने जमीन एग्रीमेंट हम्म। कराया। उसके हम्म। बाद जब एग्रीमेंट मंदिर का फैसला आया, उसके बाद इसके यहाँ अयोध्या की सर्किल रेट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। हम्म। खेल यहीं पे शुरू हुआ कि अब लोगों को लगता है, क्योंकि एग्रीमेंट जब तक खत्म नहीं होगा वो जमीन हम्म। बेचा नहीं जा सकता है। या तो कुसुम पाठक हम्म। एग्रीमेंट हम्म। सुल्तान अंसारी के नाम जमीन कर दे, या फिर एग्रीमेंट कैंसिल हो हम्म। जाए, जमीन कुसुम पाठक के नाम से हो जाए। अब ठीक। फिर जमीन हुआ सुल्तान अंसारी के नाम से, सुल्तान अंसारी से फिर हम्म। मंदिर ट्रस्ट ने खरीदा। ठीक, चलिए अभी फिर आगे बात करते हैं। शिव कुमार द्विवेदी जी, इन्होंने काफी सारी इस बारे में, क्योंकि वो रिसर्च काफी करते हैं। जो आरोप लग रहे हैं शिव कुमार जी, आरोप ये लग रहे हैं ट्रस्ट के ऊपर, हालांकि उन्होंने सफाई अपनी पेश कर दी है, लेकिन अभी आज भी कांग्रेस ने भी इस बारे में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सारे विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि अब ठीक है, एक मुद्दा ये हमें मिल गया जो पहले से चला आ रहा था। अब ये मुद्दा मिल गया है जिस पर हम सरकार को घेर सकते हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये घोटाला किया गया, ट्रस्ट के द्वारा कहा गया कि नहीं हमने सस्ती जमीन ली। ठीक है, अब ये बताइए कि आप जो एनालिसिस करके लेके आए हैं और विपक्षी दल जो अचानक हमलावर हुआ है, इसके इन सब के पीछे क्या रणनीति क्या है, और दूसरा क्या वाकई में ये घोटाला आपको लग रहा है? धन्यवाद राजू जी, जोड़ने के लिए। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने हमें जोड़ा है, इसके लिए बारंबार आपको प्रणाम है। और भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि बन रही है, कई लोगों के हृदय में सांप लौट रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। और खासतौर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। और यहाँ घोटाले जैसी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो जीवन भर घोटाला करते रहे, 2G जीप का घोटाला, मुंद्रा वाला घोटाला, और क्या नाम है, यूरिया घोटाला, मतलब घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। यहाँ तक कि सरकार जाने के बाद भी 15-20 घोटाले उनके निकल के आ रहे हैं। और उस समाजवादी पार्टी का भी सहकारिता का घोटाला आपने देखा होगा कि अभी आज ही पेपर में है और हिंदुस्तान ने भी छापा है कि 3250 लोग थे, जिसमें कि सब के सब यादव लोग ही भरे गए थे। और जो उसकी जो करा रही थी जो एजेंसी, वो भी एक यादव की ही थी। तो आज उस पर सीबीआई जांच लगी, उसके सबको बर्खास्त किया गया है, आज की जो खबर है। तो घोटालेबाजों को अर्थ के घोटाला दिखाई पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी रूपक भाई ने पूरी चीजें बड़ी अच्छी तरह बताई और रूपक श्रीवास्तव जी ने इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट किया, लेकिन मैं कुछ चीजें सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ। रूपक जी की बातों का मैं खंडन नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आखिर इसकी प्रोसेस हुआ कहां। आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो वेबसाइट है, जिसका SRJBT KSHETRA.org पर जाइए, वहां पर श्री राम जन्मभूमि ने बिल्कुल इसका स्पष्ट जवाब दिया है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने, उन्होंने कहा कि साहब 2011 से पहले इसकी जो चर्चा हुई, ये पहला एग्रीमेंट हुआ। चर्चा इससे पहले भी हुई। एक नन्हे मियाँ हुआ करते थे, मैं बताता हूँ, नन्हे मियाँ, जिनका नाम था नन्हे मियाँ, जिनका नाम मोहम्मद इरफान था। तो नन्हे मियाँ से लेकर के बातचीत चल रही थी कि साहब हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, जमीन चाहिए। जिसमें अभी आपने पूछा कि ये हरीश पाठक कौन है और कुसुम पाठक कौन है। भाई साहब, ये इनका ओरिजिनल नाम है। अभी मैं अगर मान लीजिए संत बन जाऊंगा तो मेरा नाम शिवानंदन दास हो जाएगा, शिव कुमार नहीं रहेगा। ठीक है, तो शिवानंदन दास जब अपनी कोई प्रॉपर्टी लेगा तो शिव कुमार द्विवेदी के नाम से लेगा, तो शिव कुमार द्विवेदी मेरा वो ओरिजिनल नाम है। यानी हरीश पाठक हरिदास है और कुसुम उसकी पत्नी है। ठीक है, तो उन दोनों ने उसको लेकर के बातचीत किया। जैसा इन्होंने वक्फ की जमीन की बात करी, तो 18 मार्च, ये जो 4 मार्च 2011 को मोहम्मद इरफान हरिदास और क्या नाम है कुसुम पाठक ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया, जिसकी चर्चा भी रूपक श्रीवास्तव जी ने की। उसके बाद में 2017 में हरिदास पाठक और कुसुम पाठक ने नूर आलम, जावेद आलम और महफूज आलम से बैनामा लिया इसका। ठीक है, ये वही लोग हैं जो नन्हे मियाँ के वारिस थे। ठीक है, इसको लेकर के वक्फ की संपत्ति का जो डिस्प्यूट अभी रूपम श्रीवास्तव जी ने कहा, वो भी उसमें था। तीसरी बात करूंगा कि 17 सितंबर 2019 को एक और एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट जो होता है वो रवि मोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी के बीच में होता है। यानी वो 18 मार्च 2021 को अपने आप वो डिड कैंसिल हो जाती है। अब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए मैं शिव कुमार हूं और मुझे एक जमीन खरीदनी है। एक जमीन मेरे बगल में पड़ी हुई है, उस जमीन के मालिक जो है वो गौरव पांडे हैं, उसके बाद में क्या नाम है, अभिषेक उपाध्याय है, और एक नूर आलम है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये 3 लोग उस जमीन में गाटा संख्या पे मतलब अंकित यही लोग हैं।
अब उसको एक कंपनी है रॉक स्टार प्राइवेट लिमिटेड, उसने कहा कि भाई इसको हम बेचेंगे। ठीक है भाई बेचिए, आप, क्या दिक्कत है। अब उसने मुझसे कहा कि हम ये बेच रहे हैं, मतलब मेरे पास पार्टी बन के कौन आया, रॉक स्टार प्राइवेट लिमिटेड। रॉक स्टार प्राइवेट लिमिटेड को मैंने टोकन मनी दिया 2011 में कि साहब ये टोकन मनी मेरा ले लीजिए और आप एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि मुझे फला प्लॉट नंबर चाहिए इसमें। ठीक है, अब बात आती है जब मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया तो मैंने रॉक स्टार कंपनी से कहा कि साहब मुझे बैनामा आज ही का आज चाहिए। तो कहता साहब बैनामा तो करेंगे वो आपको राहुल पांडे, अभिषेक उपाध्याय और नूर आलम। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा, दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए, तुरंत होना चाहिए। वो आपको बैनामा करें, आप मुझे बैनामा करें तुरंत। और अब चूंकि ऑनलाइन बैनामा होता है जिसमें अगर थंब इंप्रेशन ना लगाना हो और कुछ चीजें फोटो ना खींचनी हो, तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि 10 मिनट में ना, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट में ये बैनामा हो जाता। तब आप कहते हैं 2 मिनट में घोटाला हो गया। ठीक है, सेकंड में हो जाता, 2 मिनट भी ना लगते। लेकिन चूंकि थंब इंप्रेशन लगता है, आधार कार्ड का और सारी चीजें, तो 10 मिनट की प्रक्रिया लग गई। तो ये प्रक्रिया आप समझिए कि ऐसे प्रक्रिया हुई। कुसुम पाठक, हरीश पाठक और ये इन्होंने उनको बैनामा किया, क्या नाम है, सुल्तान अंसारी को और रवि मोहन तिवारी को। उन्होंने तुरंत उठा करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को दे दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है उसने जब लिया था, यानी 2017 में इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही थी, कॉस्ट आ रही थी, वो 5,69,00,000 आ रही थी। ठीक है, जो सर्किल रेट के हिसाब से। और 2021 में यानी जब इसका बैनामा 18 में हुआ है, तो उससे पहले समाचार पत्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो भी करता है, यहां तक कि ताम पात्र की जगह क्या लगाएगा, उसकी खुदाई कितनी होगी नींव की, रोज वो प्रेस रिलीज करता है। इसके बाद भी लोग कहें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में पारदर्शिता नहीं है, तो मुझे आश्चर्य होता है। और मजे की बात है कि चंपत राय जी छोटी छोटी बातों को भी प्रेस रिलीज में डालते हैं। और जब 18 मार्च को ये 2021 को खरीदा गया, तो राजीव जी 19 मार्च को दैनिक जागरण पढ़ लीजिए। दैनिक जागरण में लिखा हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, और सिर्फ इसी की बात नहीं करी है, जितने भी ऐसी डील होती है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज करता है। दैनिक जागरण, बड़े समाचार पत्र इसको छापते हैं, और वो जगह नहीं देते हैं जो वामपंथी हैं, वो जगह नहीं देते हैं जो कांग्रेसी हैं, वो जगह नहीं देते हैं जो आपियां हैं, यानी आम आदमी पार्टी। समझिए आप। अब मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इसके अलावा भी जो डीड हुई थी 2017 के करीब में, उसमें मैं बताना चाहूंगा और कौन लोग थे। 2017 की डीड में मनीष कुमार, सूबेदार और बलराम यादव, रविंदर कुमार दुबे और सुल्तान अंसारी एंड राशिद, ये भी थे इसमें। और 9 ये सितंबर एग्रीमेंट जो हुआ था, हाँ, ये 2-3 बार एग्रीमेंट हुए ना। हाँ, एक बार एग्रीमेंट नहीं हुए, ये एग्रीमेंट लगातार 2-3 बार हुए। तो जो सितंबर 2019 को एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ये इतने लोग और थे। और 18/3/2021 को जिस दिन ये बैनामा होना था, यानी रजिस्टर्ड डील होनी थी, उस दिन ये तुरंत कैंसिल हो गई। मतलब इसको तुरंत कुसुम पाठक, हरीश पाठक ने वो रजिस्टर्ड जो था उसको कैंसिल कर दिया, जिसमें ये यादव भी थे और दुबे जी भी थे, सारे लोग थे। और उसी दिन इन्होंने कहा कि अब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, आप इमीडिएट हमें रजिस्टर्ड कर दीजिए। कर दिया गया। इसमें हो हल्ला होने की कौन सी बात है भैया, आप बता दीजिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो निर्णय लिया है, कोई पहला प्लॉट नहीं खरीदा है वहां पर। आपको राजू जी बता दूं, 3 से 4 प्लॉट लिए हैं, और सारे प्लॉटों में उन्होंने जो पैसा दिया है वो थ्रू क्या नाम है, ऑनलाइन प्रोसेस से दिया है। यानी उसमें भी अब बात बिल्कुल दूध की तरह पानी पानी है कि श्री राम जन्मभूमि पैसा देने के लिए बाध्य था सुल्तान अंसारी और क्या नाम है, रवि मोहन तिवारी को। अब रवि मोहन तिवारी ने उनको पैसा दिया, और जब बैनामा हो जाता है हरीश पाठक और कुसुम पाठक के द्वारा, तो ये मान लिया जाता है कि वहां पर रजिस्ट्रार पूछता है आपको पैसे मिले क्या, कितने पैसे में आपने डील किया, पैसे कैसे मिले आपको। जब वो ये बयान देते हैं तब वो रजिस्ट्री मतलब फाइनल मानी जाती है, तब रजिस्ट्री पर सिग्नेचर होते हैं। समझिए आप। तो इसका मतलब कि ये जो फर्जी विवाद है कि साहब 1.5 करोड़ मिले कि नहीं मिले, फलाना हुआ कि नहीं, ये उनका विषय है। जो भारत की आत्मा को हताहित करना चाहते हैं, जो हिंदू समाज को शर्मिंदा करना चाहते हैं, जो हिंदू समाज के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, जो श्री राम जन्मभूमि के इतने भव्य निर्माण के बीच में अड़ंगा बनना चाहते हैं, वो इस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं। और बाकी वहां पर जो 18,50,00,000 रुपए है, वो बाकायदा उनकी जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उससे किया गया है, ना तो चेक से किया गया है और ना ही वो कैश किया गया है। तो उनकी पारदर्शिता इससे जाहिर होती है। इसके अलावा कोई पारदर्शिता का और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, ये कुछ सवाल जो है आपके जानकारी में डालना चाहेंगे। प्रशांत भूषण है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी आरोप लगाया कि 2 करोड़ to 18 करोड़ इन मिनट्स राम टेम्पल ट्रस्ट एक्यूज्ड ऑफ लैंड स्कैम। इतना बड़ा एडवोकेट होके वो भी आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने आधार लिया है एनडीटीवी की खबर का। अच्छा, दूसरा मैं आपकी एक जानकारी में और डाल दूं
चूंकि मैं ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है मैं आपकी जानकारी में डाल दूं जिससे आप उसका भी क्लैरिफिकेशन करें। हालांकि क्लैरिफिकेशन ये उसको करना चाहिए, ट्रस्ट को करना चाहिए, वो कर भी रहा है, लेकिन ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो सही चीजें हैं वो आनी चाहिए जनता के बीच में। इसमें एक चीज कांग्रेस ने कहा है, द मिसयूज ऑफ फेथफुल ऑफरिंग बाय क्रोर्स ऑफ पीपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम टेम्पल इन अयोध्या इज tantamount ऑफ ए हीनियस एंड सिन ग्रास अधर्म। वो बता रहे कि ये अधर्म है, ये जो कर लिया गया है। जी जी, तो जी बताइए आप। मैं पहले प्रशांत भूषण की बात करना चाहूँ। प्रशांत भूषण ने जो एनडीटीवी की रवीश कुमार की जो खबर दी है उसमें बता रहे हैं साहब मिनटों में 2 करोड़ से 18.50 करोड़ रुपए हो गए। अरे साहब 10 मिनट क्यों, हम फिर कह रहे हैं ना 2 सेकंड में हो गए, ये 2 सेकंड में हो गए। अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो ये बेवकूफ है। मैंने क्या कहा, डीड एग्रीमेंट 2011 में हुई, 11 के बाद ये आकर के पहुंचे 2021 में। 2021 में मैंने कहा ना कि अगर वो थंब इंप्रेशन ना लगाना हो, गवाही ना लेनी हो, विटनेस ना लेने हो, तो 2 सेकंड में अब बैनामे होते हैं। अब बैनामे हाथ से नहीं लिखे जाते हैं, अब बाकायदा ऑनलाइन होता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि 2 सेकंड के अंदर देखिए 2 करोड़ से। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किससे बातचीत की? उन्होंने तो बात कुसुम पाठक से नहीं की, उन्होंने तो बात क्या नाम है हरीश पाठक से नहीं की, उन्होंने तो सीधे बात की सुल्तान अंसारी से और रवि मोहन तिवारी से। रवि मोहन तिवारी जो है वो बेच रहे हैं तीर्थ क्षेत्र को, और रवि मोहन और आज सुल्तान अंसारी ने भी इस पे बयान दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, ये घोटाला तब कहा जाता जब कैश में डील होती, ये घोटाला तब कहा जाता कि जब बैनामे के पेपर पे 18 करोड़ दिखाए जाते, लेने वाला कहता मुझे 5 ही करोड़ मिला है। समझिए आप। अच्छा, तो हाँ, एक जानकारी और आ रही है, एक जानकारी और आ रही है, वो भी आपकी खबर के दर्शकों को बताना चाहूंगा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर हमला हुआ है, कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो, प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। और फिर उन्होंने लिखा है कि इसके लिए चाहे उनकी हत्या ही हो जाए। भाई अगर आम आदमी पार्टी में इतना ही कलेजा है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह में, तो जिस समय दिल्ली के अंदर 2019 में जब चुनाव नरेंद्र मोदी जी जीते थे और जाकर के शनि मंदिर को तोड़ दिया गया था, अगर उनकी मां ने दूध पिलाया था तो जाकर के वो उस समय शनि मंदिर बनाने का काम करते, उस समय हिंदुओं के प्रति क्यों नहीं सोचा था? और सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय हनुमान मंदिर को गिरा दिया उन्होंने जाकर के दिल्ली के अंदर, तब उनके अंदर भगवान श्री राम के भक्तों की ध्यान नहीं आया था, तब राम मंदिर के प्रति उनकी सोच नहीं थी। और जो खालिस्तानियों का समर्थन लेते हैं, पंजाब के पूरे चुनाव में खालिस्तानी लिंक निकल करके आया था, किसके साथ आया था? ये नहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ आया था। खालिस्तानी ग्रुप के जर्नैल सिंह को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया, चुनाव लड़ाया। ये बात करेंगे देशद्रोहियों के साथ रह करके? इनकी 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 अच्छा, कांग्रेस ने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे, पूरे जो लैंड स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, डील फ्रॉड में, इसमें जो है उन्होंने कहा है कि हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मांग की है तो वो जाकर पीआईएल दाखिल करें। किसने रोका उन्होंने? पीआईएल दाखिल करें, उसके बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, चवन्नी पैसे का। और रही बात महंगे में और सस्ते में, तो मैं यहाँ 2 चीज रखना चाहूंगा राजू जी, मुझे समय दीजिएगा। 9 लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे, जिसमें 3 मुसलमान रहे और बाकी 6 लोग जो हिंदू थे। अब आपको बताता हूँ, वारावर टोला नाम है इसका, गाटा संख्या 242, 243, 244 और 246 गाटा संख्या है। इसमें कुल भूमि 2.3334 हेक्टेयर है। अब आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पूरी प्रक्रिया रही, ये पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है। दूसरी चीज, अभी जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाओ ना, किसने रोका है? इस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी पारदर्शिता पूर्ण तरीके से हुआ। और जो लोग बार बार कह रहे हैं साहब ये ट्रस्ट का पैसा है, ट्रस्ट का पैसा है, मैं पूछता हूं, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत सदन में पारित हुआ था ये ट्रस्ट, कोई एरू गैरू ट्रस्ट नहीं था कि हमने और आपने मिलकर के बना लिया। सदन में पारित करने के बाद बाकायदा उसके 2 नॉमिनी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक डीएम होता है और एक उनका ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है। दूसरा राज्य सरकार अपना एक सचिव लेवल का आदमी रखती है और दूसरा एक और प्रमुख सचिव रखती है उसमें, ये 2 भी उसके इंटर्न होते हैं। और दूसरी बात आता हूं, जो भवन निर्माण समिति है उसमें नृपेंद्र मिश्रा जी भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, ना कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। पहली चीज, इस चीज को क्लियर करिए, श्री राम जन्मभूमि के सदस्य नहीं है नृपेंद्र मिश्रा जी। नृपेंद्र मिश्रा जी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भवन निर्माण यानी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इतने बड़े बड़े आईएएस पीसीएस सभी लोग हैं। हर बैठक से पहले यानी जो भी रिलीज होता है बाहर रिलीज होता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, किस मुंह से कांग्रेस पार्टी ऐसी बातें करती, शर्म नहीं आती इन कांग्रेसियों को?
मतलब गड़ के मतलब शर्म से डूब के मर नहीं जाते? कांग्रेस ही नहीं, संजय राउत ने भी कहा है कि ये रामतीर्थ ट्रस्ट को सामने आकर पूरी सफाई पेश करनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का चंदा है, राम भक्तों का चंदा है ये। अरे ये बताइए भैया, श्री राम जन्मभूमि क्या करे? चंपत राय जी अपनी गर्दन काट ले, क्या करे? अरे भाई एक लिमिट होती है ना, उन्होंने लिख करके बाकायदा दिया। इतनी चीजें मैंने बताई, एक सामान्य से व्यक्ति को ही पता समझ में आता है, जो थोड़ा बहुत भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता होगा, जिसने जीवन में कभी भी फ्लैट खरीदे होंगे, जिसने जीवन में कभी जमीन खरीदी होगी, उसको ये चीज समझ में आ रही है। उस जनता को आप मत बताइए कि क्या घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ संजय राउत को समझ में नहीं आएगी, संजय सिंह को समझ में नहीं आएगी, राहुल गांधी को समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी तो कहते हैं कि भाई मंदिरों में जो जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आएगी। ये वही राहुल गांधी है जो 2004 में जीत करके आते हैं और 2005 में इनकी पार्टी मनमोहन सिंह के हलफनामा लगाती कि राम का अस्तित्व नहीं है। आज राम के प्रति इतनी हलचल हो गई आपके। ये वही कांग्रेस पार्टी है कि जब 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी जब शिलान्यास करने जाते हैं, तो निखिल गोखले जो राहुल गांधी के राइट हैंड होते हैं, वो बाकायदा एक पिटीशन दाखिल करते हैं प्रयागराज में हाई कोर्ट में, और कहते हैं कि श्री प्रधानमंत्री जी को शिलान्यास न करने दिया। क्यों ना करने दिया जाए? उनका कहना है वो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं करने दिया। भाई राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास किया था कि नहीं किया था नेहरू जी के कहने पर? क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पूरी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने एक सवाल और भी पूछा जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जाके, जिस समय लोगों को अपने जान माल की फिक्र थी, कोरोना काल में प्रधानमंत्री को आखिर में जाकर शिलान्यास करने की क्या आवश्यकता थी? ये भी सवाल आ रहा है सामने। और क्या नाम है, इस पर आपत्ति भी जो है कुछ लोगों द्वारा की जा रही थी कि उनको नहीं जाना चाहिए था, तीर्थ ट्रस्ट का ये काम था, ये उनको करने देना चाहिए था। भाई जिन लोगों ने ये आपत्ति दर्ज की है राजू जी, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें आपत्ति दर्ज करनी थी तो उस परंपरा का दर्ज कर उस परंपरा पे आपत्ति दर्ज करनी चाहिए जहां राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन में रोजा इफ्तार होता था। तब देश का प्रधानमंत्री ठीक था, तब देश का प्रधानमंत्री सारे अच्छे काम कर रहा था। जब टैक्स पेयर के पैसे से हज को यात्रा कराई जा रही थी, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। तब सेकुलरिज्म का ताना बाना बना हुआ था, कोई सेकुलरिज्म का ताना बाना नहीं टूट रहा था। अरे क्या मूर्खतापूर्ण बातें हो रही है। इस देश में हमेशा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे, उन्होंने बाकायदा नेहरू जी का विरोध करने के बाद वहां पर 11-12 फरवरी को जाकर के शिलान्यास किया गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर का। और उसका पैसा तो भारत सरकार ने दिया, देने की बात उस समय करी थी, लेकिन उस समय भी सरदार पटेल ने मना किया और कहा कि, और राजेंद्र प्रसाद जी ने मना किया कि सामान्य हिंदू जनता के पैसे से सोमनाथ मंदिर बनाया जाएगा और भारत सरकार से पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक उसी तर्ज पर इस बार संसद के अंदर कानून बना करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना करी गई और बाकायदा उसके लॉज बनाए गए कानून के अंतर्गत। तो उसमें भी यही कहा गया कि सरकार 1 नवा रुपया नहीं देगी। दूसरी बात मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री के जाने से क्या आपत्ति हो गई? भाई इस देश के ही तो लोग हैं ना। और भारत श्री राम जन्मभूमि जो कि मैं राम जी के बारे में बताना चाहूंगा कि कनाडा हो, ईरान हो, अमेरिका हो और इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, अफगानिस्तान हो, यहां तक कि पूरे दुनिया के 47 ऐसे देश हैं जो रामलीला खेलते हैं। समझिए आप, इंडोनेशिया की रामलीला सबसे अच्छी है। तो पूरे दुनिया की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम प्रभु थे, और अगर उनके शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उनको भेजा कि भाई आप आकर के शिलान्यास करिए, अगर वो चले गए तो क्या आपत्ति हो गई? क्या वो मुसलमान थे? क्या अभी तो नहीं आना चाहिए था? और क्यों नहीं आना चाहिए? अभी आपके पास फिर से आपके पास में वापस आते हैं, रूपक श्रीवास्तव के पास में हम फिर से वापस चलते हैं। और ये बताइए रूपक श्रीवास्तव की अयोध्या में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 9 नवंबर 2019 के बाद में प्रॉपर्टी के रेट्स कई गुना वहां बढ़ गए, तो क्या, चूंकि आप वहां पे देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के रेट्स क्या इतने ज्यादा बढ़ गए कि इतने महंगे हो गए, और किस वजह से महंगे हो गए? राम मंदिर का मुद्दा तो था ही कि उसका विस्तार करना था और इस वजह से सारे महंगे हो गए। तो क्या वहां पे बड़े प्लेयर्स आने के वजह से महंगे हो गए कि स्थानीय लोग इसमें इन्वॉल्व हुए? क्या प्रॉपर्टी के रेट्स वाकई में इतने शूट कर गए हैं? जी बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं तो अयोध्या से ही हूँ, अयोध्या में रहता ही हूँ। तो यहाँ की जमीनों का रेट तो आसमान छू गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ मैंने वो फील किया। 2019 में मेरे एक दोस्त की जमीन, आप जब फैजाबाद से अयोध्या की तरफ निकलिए, बूथ नंबर 4 पड़ता है, उसके थोड़ा सा आगे एकदम हाईवे से मुश्किल से 100 मीटर पे अंदर वो जमीन थी, लगभग 2800 स्क्वायर फीट। तो वो मेरा दोस्त दिल्ली रहता था,
उन्होंने कहा कि भैया मुझे जरूरत है, ये मेरी जमीन आप बिकवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। ये तब मंदिर का फैसला नहीं आया था। फिर मैंने उस जमीन के लिए बहुत दौड़ भाग की, लेकिन वहां पे 500-600 से ज्यादा रेट नहीं मिल रहा था, जो कि वो मेन हाईवे से मुश्किल से 100 मीटर काली रोड पे वो जमीन थी। मंदिर फैसला आने के बाद वही जमीन 1200 रुपये स्क्वायर फीट बिकी, जो 600 रुपया स्क्वायर फीट नहीं बिक रही थी। जो कि ये 1 साल का मामला है, मतलब 1 साल मैं पहले खोज रहा था कस्टमर की उस जमीन को मैं बिकवा दूं, लेकिन वो नहीं बिक पाया। लेकिन मंदिर फैसला आने के बाद ही कम से कम 5 से 7 लोग उस जमीन को खरीदने के लिए 1100-1200 स्क्वायर फीट रेट दे रहे थे, और वो जमीन लगभग जो हुआ उसका अमाउंट 30 से 32 लाख रुपए में बिकी भी। तो ये आप मान के चलिए कि एक जमीन का मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जो जमीन लगभग 12-13 लाख में पूरी जमीन नहीं बिक रही थी, वो जस्ट डबल लगभग 30 लाख में वो जमीन बिकी। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि पूरे देश में तो इस पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सारे मीडिया में ये सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन अयोध्या के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या पॉलिटिकली कहीं कोई इसका फर्क पड़ेगा क्या? केवल मैं इसकी जो सो कॉल्ड लैंड स्कैम है, जो जमीन खरीद का घोटाले के आरोप लग रहे हैं, क्या इस पे राजनीति का कुछ असर पड़ेगा क्या? मैं थोड़े से उस जमीन के बारे में आपको और थोड़ा डिटेल देना चाहूंगा। जो पूरी जमीन एग्रीमेंट या जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदा, वो लगभग 12,080 वर्ग मीटर था लगभग। उसको जो वर्ग स्क्वायर फीट में हम बदलेंगे तो लगभग 1,30,000 लाख स्क्वायर फीट वो जमीन लगा। तो उसको हम अगर कैलकुलेट अमाउंट से जब करेंगे तो वो 1325 रुपए स्क्वायर फीट आ रहा है, जो कि अयोध्या में कहीं भी आपको 1325 रुपए स्क्वायर फीट में आज जमीन नहीं मिलेगी। मैं तो अयोध्या मंदिर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर रहता हूं, तो वहां भी जमीनें 2 से 2200 रुपए, 2200 रुपए, 2300 रुपए स्क्वायर फीट से नीचे नहीं है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वो जमीन, जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट रेट से बहुत सस्ते में खरीदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या आजकल जो आपने जो भी हमसे पूछा कि अयोध्या के लोगों का क्या नजरिया है, तो यहाँ के लोगों को पता है कि जो जमीन 1,000 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही थी, आज वो जमीन 2 से 2,500 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही है। तो इसमें कोई नहीं, इसको एक राजनीति कर दिया गया। पॉलिटिक्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या अयोध्या में? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये आपने कल ही देखा होगा कि जिस तरह से राजनीति हुआ, अगर उनके पास कुछ साक्ष्य होता तो उस साक्ष्य को भी वो लाकर सामने खड़ा करते, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था, राम जन्मभूमि से एक मुद्दा था कि जो पूरे देश में हाईलाइट हो सकता है। चाहे संजय सिंह जी हो या फिर पवन पांडे जी हो, इन्होंने कोई भी साक्ष्य उसके बाद से, प्रेस रिलीज के बाद से नहीं रखा। अगर इनके पास कुछ ऐसा होता या कुछ गलत हुआ होता, अब तक वो प्रेस के सामने ले आए होते। तो ये सब बेसिकली मुझे जहां तक लगता है कि ये सिर्फ राजनीति है। मतलब अयोध्या में कम से कम ये मुद्दा तो नहीं चलना है। अब हम आते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। शिव कुमार द्विवेदी जी के पास में आते हैं। द्विवेदी जी, अभी आपको देख के लग रहा है कि अभी बहुत कुछ आपके पिटारे में जो है रह गया है, और बहुत कुछ आप आपकी खबर के दर्शकों को बताना चाहते हैं, और आपकी खबर के दर्शक आपको सुनना भी चाहते हैं। लगातार मेरे पास में जो है मैसेजेस आते हैं कि अब उनसे ये पूछिए, आप ये बताइए, मुद्दा तो बहुत ही जोरदार लोगों ने उठाया, विपक्ष ने। उनको लगा कि सीएए, एनआरसी, किसान आंदोलन, 3 तलाक, 370, इन सब मामलों में सरकार को ना घेर पाने की कसक जो थी, वो इस मुद्दे से पूरी हो सकती है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, देखिए इनका एक तो दुराग्रह है कि कभी भी हिंदू समाज के साथ नहीं खड़े रहे, चाहे वो सीए का मुद्दा रहा हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा रहा हो, ये हमेशा हिंदू के खिलाफ खड़े रहे। भाई ये वही तौकीर अहमद के भाई बंधु है ना, संजय सिंह, जो तौकीर ताहिर हुसैन के, जिन्होंने दिल्ली का दंगा कराया था, अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली दंगे में शामिल था, इसके अलावा जो ताहिर हुसैन का भाई अहमद हुसैन, जो कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में जो सिलेंडर ब्लैक कर रहा था, ये आम आदमी पार्टी का विधायक था, अहमद हुसैन, ताहिर हुसैन का भाई, समझिए आप। तो ये बताएंगे, ज्ञान देंगे, मानवता का ज्ञान देंगे, आदर्शता का ज्ञान देंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करेंगे,
और सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूं कि जो पवन पांडे भाई हैं हमारे, तेज नारायण पांडे और पवन पांडे समाजवादी पार्टी के नेता है, कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष का चुनाव जीते थे, उस समय अभी विद्यार्थी परिषद की राजनीति क्या करता था। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ये पवन पांडे जी के ऊपर वहीं पर मुकदमे दर्ज नहीं हो पाए थे, अब वो सब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं धीरे धीरे। ये 2-2 लाख भाई, सपा सरकार में तो ये था कि पैसे दो नौकरी लो, आपके पास योग्यता हो ना हो, हाथ कट गए हो तो भी पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाओगे, पैर कट गए हो तो भी तुम एथलीट के नंबर 1 रेसर बन जाओगे, क्या दिक्कत है। पवन पांडे के ऊपर लोगों का पैसा लेकर के गबन करने का आरोप है। ये वही पवन पांडे जिन पे और भी चरित्रहीनता के आरोप है, यहाँ तक कि और भी सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व होने का आरोप है पवन पांडे पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा ये उनके ऊपर इस समय नहीं आरोप, ये क्योंकि वो मौजूद होते तो अपना जवाब दे सकते थे। और दूसरी चीज, पवन पांडे ये उसी पार्टी के लोग हैं ना जो कहते हैं परिंदा पर नहीं मारेगा, लाखों हिंदुओं की लाशें बिछा देने वाले लोग आज बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। और अगर इतने बड़े इनके पास सनसनीखेज खुलासे थे तो ये सिर्फ 10 मिनट की बात क्यों करते हैं भाई, करे ना 2011 से लेकर 2021 तक की बात, ये 10 मिनट की बात क्या करते हैं। अरे शिव कुमार द्विवेदी कहता है 2 सेकंड की बात करो यार, अगर थंब इंप्रेशन ना लगाना हो तो 2 सेकंड के अंदर वो बैनामा हो जाता इधर से लेके उधर तक, समझिए आप। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है। और दूसरी बात, अभी मैं रूपक जी की बातों को थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगा। 4800 वर्ग मीटर भूमि का दाम इसमें सर्किल रेट चल रहा है अयोध्या के अंदर, श्री अयोध्या जी के अंदर। और आपको बता दूं अगर उस रेट के अंदर इसकी मालियत लगाई जाए तो आज की डेट में 79,84,000 रुपए होते हैं इस जमीन के, जो जमीन अभी खरीदी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने। और इसको हमने 1423 रुपए वर्ग मीटर पे हमने खरीदा है। यानी जो रूपक जी अभी बता रहे थे कि अगर औसत प्राइस भी ले लिया जाए, हम ना जाए 4800 वर्ग पे, जिनका कहना है कि अगर 2000 पे भी अगर उसको मान लिया जाए तो उससे भी कई गुना कम पे हमने ये खरीदा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से। तो घोटाला कहां से हुआ, और घोटाला तो कैश में होगा ना, जैसा राजीव गांधी ने किया था, क्या नाम है, बोफोर्स में घोटाला, जैसा क्या नाम है आम आदमी पार्टी ने किया है डोर टू डोर स्टेप घोटाला, जैसा आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि उनकी मोहल्ला क्लिनिक गायब हो गई कोरोना में, आम आदमी पार्टी की कहीं नजर नहीं आ रही है, समझिए आप। मतलब मुझे लगता है कि अब देश में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही एजुकेशन दे रहे हैं, अब देश में अरविंद केजरीवाल ही फर्स्ट एड उपलब्ध करा रहे हैं, अब देश में अरविंद, और मतलब केंद्र सरकार से पैसा लेके 1 रुपए की उत्पादकता न देने वाला आदमी कहता है साहब सब ठीक कर रहे हैं। देश में सबसे बड़े सांप्रदायिक लोगों के साथ गठजोड़ करने वाले अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक बात बताइए जी, एक बात बताइए, एक तो मतलब इस चीज को तो आप नहीं नकार सकते ना कि उनको अब प्रभु श्री राम की बड़ी चिंता होने लगी है, उनके भक्तों की चिंता होने लगी कि कहीं उनका पैसा वेस्ट ना हो जाए, कहीं घोटाले में पैसा ना चला जाए। तो एक तो ये अच्छे संकेत हो सकते हैं ना कि अब समाजवादी पार्टी भी चिंता करने लगी है राम भक्तों की, कांग्रेस भी चिंता करने लगी है, क्योंकि ये पैसा जो है वो सरकार का नहीं है, ये राम भक्तों का पैसा है। ठीक है, राम भक्तों का पैसा अगर कहीं जा रहा है तो समाजवादी पार्टी, उनके विधायक, पूर्व विधायक, सरकार, कांग्रेस अगर ये चिंता कर रही है कि ये पैसा इतना इतना घोटाला कर लिया, तीर्थ ट्रस्ट ने घोटाला कर लिया, तो ये चिंता तो उनकी एक बहुत बड़ा चेंज तो माना जाएगा ना कि इंडियन पॉलिटिक्स में अब ऐसे लोग जो विरोध करते थे अब वो राम भक्तों की चिंता करने लगे। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि वो ज्यादा चिंतित हो रहे हैं इसके लिए? नहीं, ये नीचता की पराकाष्ठा पे जा रहे हैं वो, ये चिंतित उन्तित नहीं हो रहे हैं। वो नीचता की पराकाष्ठा क्या होती है आपको बताता हूं। जैसे निखिल गोखले ने किया था कि हम शिलान्यास नहीं करने देंगे, तो अब नीचता इस स्तर पे आ गई 10 मिनट की बात करेंगे। अरे भाई 2011 की भी बात कर लो और सब बातें कर लो, तथ्यों पे बात कर लो, नहीं 10 मिनट की बात करेंगे। 10 मिनट में 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गए। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, इनको भय है, भारतीय राजनीति का अब परिदृश्य बदल चुका है, परिप्रेक्ष्य बदल चुका है, अब हिंदू समाज जाग चुका है और इन्हें भय है कि 2022 के चुनाव में अगर ये जल्दी से जल्दी डेवलप कर गया और इसका अगर प्रथम फर्स्ट फ्लोर ही बन गया अगर श्री राम जन्मभूमि का, तो भारतीय जनमानस यानी उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव भाजपा को जीतना ही जीतना है। ये पहला भय। दूसरा भय क्या है, अरे इतनी अगर चिंता करते तो आपको बताऊं कि ये सीए के समर्थन में खड़े ना होते, इनके मनीष सिसोदिया जी आके सीए के समर्थन में खड़े ना होते। और अभी आपको ध्यान होगा कि बाराबंकी में एक मस्जिद गिराई गई, उस मस्जिद को लेकर के क्या नाम है अपने अखिलेश यादव जी बाकायदा एक डेलीगेशन लेकर के गए थे प्रमुख सचिव से मिलने के लिए कि साहब आपने मस्जिद क्यों गिरा दी। तो आप समझ सकते हैं इनकी हिंदुओं के प्रति कितनी चिंता है। नहीं, वो मस्जिद नहीं थी, वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और उसके बाद में वहां पे कुछ अवैध रूप से लोग रहने लगे थे बाराबंकी में, और उनसे जब एसडीएम ने जब उनसे प्रमाण मांगा कि आप ये किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे, इसके प्रमाण, ये जमीन कैसे आप इसको अपनी बता रहे हैं, किस तरीके से आप रह रहे हैं, उनसे जब प्रमाण मांगा गया तो वो भाग के हाई कोर्ट पहुंच गए थे। वहां से हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि नहीं जाके आप वहां पे जवाब दीजिए, तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था।
उनके साथ में आप सही कह रहे हैं भाई, उनको चिंता, देखिए समाजवादी पार्टी को चिंता थी वहां पे सो कॉल्ड जो उनको लगता था कि वहां पे मस्जिद थी, तो उसके लिए वह गए थे उसकी पैरवी करने के लिए। आज उनको चिंता फिर ये राम भक्तों की हो रही है, तो हो सकता है उनके मन में ये चिंता होगी कहीं पैसा ये वेस्ट हो जा रहा है, इसलिए वो इस मामले को उठा नहीं रहे नहीं, होंगे। वो राम भक्तों की नहीं, वो जो उनके मुस्लिम आका बैठे हुए हैं उनको प्रसन्न करने की योजना है कि कम से कम हम मुसलमान पीछे स्ट्रीट, तो अब तो कुछ अच्छा किया इन लोगों ने, अब और परेशान किया, चलो हम कोर्ट में नहीं जीत पाए, चलो हम कुछ और नहीं कर पाए, हम शिलान्यास करने से नहीं रोक पाए, तो ये कर दिया। तो वामपंथी, कांग्रेसी, आपिया, सापिया, ये सब मिल करके पूरी योजना है। दूसरी चीज आपसे बताना चाहूंगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पढ़ा है वो बताता हूँ। उनका कहना है कि 3 से 4 प्लॉट हमने इसी ऐसे ही खरीदे हैं और सर्किल रेट पर खरीदे हैं, उसके रेट बढ़े हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि जब हम किसी को उनके मतलब मंदिर से सटे हुए जब घरों को तोड़ते हैं या उनसे कहते हैं हमें चाहिए, तो कहते हैं हमारा पुनर्स्थापन कैसे होगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारा घर कहाँ बनेगा। तो जब ये रकम दी जाती है तो ये बाकायदा सारे निगोशिएशन करने के बाद दी जाती है कि भाई उनका जो घर टूटेगा उससे वो 2000 स्क्वायर फीट का मकान बाहर कहीं खरीद ले, वहां रहने की व्यवस्था हो जाए, 2 साल ना भी कमाए तो भी काम चलता रहे। इस बेस पे ये जमीनें खरीदी जाती है। और ऐसा ही जो आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम सुना होगा, जो तेजी से बन रहा है, इस प्रकार के वातावरण वहां भी बनाने का प्रयास किया गया। तब ये वामपंथी कहते थे कितने शिवलिंग टूट गए, कितने गंगा में चले गए, ये वामपंथी यही चिल्लाते थे ना। तब भी हिंदू समाज जानता था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिस काशी विश्वनाथ की गली में हम जाते हैं, अब वहां चौड़े चौड़े हमें मंडप मिलेंगे, अब काशी विश्वनाथ दिखने में अच्छा रहेगा। तो हर चीज अगर नहीं करी जाए, मेरे घर का मंदिर छोटा है, थोड़ा उसको हम भव्यता देंगे, काशी को क्योटो बनाने का जो है कहा गया था, वादा किया गया था, तो उस पे कुछ काम हुआ है क्या? उस पर इतना काम हुआ जिसकी चर्चा करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। जैसे तो होता है ना कि सावन के अंधे जो होते हैं वो अंधे ही रहेंगे परमानेंट, तो उनकी तो बात ही करना छोड़ दीजिए। लेकिन काशी के अंदर आप जाइए, आप बाबतपुर एयरपोर्ट पे उतरिए, पहला काम, एयरपोर्ट से मत जाइएगा, लेकिन आप अगर बाई रूट चलते हैं तो बाबतपुर एयरपोर्ट से चल करके आप जब बनारस की तरफ चलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप बनारस में, आपको लगेगा कि आप फॉरेन में, आप दुबई में है। जो उसे खजूर के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और उसके बाद में लाइटिंग है पूरी, और पूरी आपको लेकर के जब वो पहुंचता है। इसके अलावा आप बताइए वहां रोजगार के साधन कितने उपलब्ध हो गए हैं। आज काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बन रहा है और उसके बाद में वहां पर जो स्टीमर चलाए गए हैं, वहां पर अयोध्या में भी ये प्रयोग चल रहा है। अयोध्या में भी स्टीमर्स बनाए जा रहे हैं, बड़े लग्जरियस स्टीमर बनाए जा रहे हैं, क्रूज चलाए जा रहे हैं काशी के अंदर, और वो क्रूज बहुत दूर तक ले जाते हैं और घुमाते हैं लोगों को। तो ऐसे बहुत से काम हुए। वाटर एटीएम वहां लगे हुए हैं, लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए लोगों एटीएम मिल जाता है। जो कभी रथ यात्रा चौराहा में जाता था, वो छोटे बिल्कुल पतली गली हुआ करती थी, आज वो चौड़ी हो गई है। पूरा बनारस चेंज हो गया है। अच्छा, बनारस में एक ये बताइए, अयोध्या में जो ये जमीनें एक्वायर की गई है, तीर्थ ट्रस्ट ने जो जमीनें खरीदी हैं, एक्वायर क्या, अब तो वो खरीद लिया है उन्होंने, तो इस पर क्या किया जाना है, कौन से कंस्ट्रक्शन किए जाने हैं? देखिए, पहली बात तो मैं अयोध्या पर जो ये लिया जा रहा है, लगभग 900 एकड़ जमीन उन्होंने एक्वायर किया है, जो फैजाबाद, क्या नाम है, अयोध्या, अब तो अयोध्या जिला है, फैजाबाद नहीं बोलूंगा। अयोध्या के बगल में आप जो नवाबगंज जो पड़ता है, गोंडा का इलाका, उसको भी उन्होंने लिया है। साथ में उधर वो मया बाजार तक घुस गए हैं, इधर आकर के और भी बस्ती के पोर्शन को भी छू रहे हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के उन्होंने जो पूरा एरिया एक्वायर किया है, इसमें आपको बता दूं कि जब वहां श्री रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने कई कांड है ना, बाल कांड और अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो जिस कांड में प्रभु जहां जहां गए वो सारे दृश्य बनाए जाएंगे इनमें, जो गवर्नमेंट इसको पीपीपी मॉडल पे डेवलप करेगी। यानी अगर आप एक और वैसा ही वन बनाया जाएगा, यानी जो क्षेत्र है, मान लीजिए आप घुसे, आज आप दिखाया जा रहा है कि प्रयागराज में आप पहुंच गए, तो वहां पर प्रयागराज में आपको गंगा जमुना सरस्वती भी दिखाई पड़ेंगी, साथ में वहां बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट भी होंगे, और वहां जाने के बाद आपको भगवान राम के चित्र दिखाए जाएंगे। चित्र के माध्यम से वहां की कथा कहानियां बताई जाएंगी, भारद्वाज मुनि के बारे में, फिर रावण का भी दिखाया जाएगा, सबका। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि एक दिन में कोई अच्छा, हाँ, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही कि चित्र भी दिखाए जाएंगे। अयोध्या में क्या हो रहा था कि रेलवे ब्रिजेस के नीचे वो इन लोगों के चित्र बनाए गए थे, भगवान के बनाए गए थे। तो इसमें भी सपा ने और कुछ संतों ने विरोध किया था कि ये जो बनाए जा रहे हैं वहां पे कहीं गंदगी हो तो इससे कहीं जो है लोगों की आस्था पर ये होगा। तो ये चिंता, तो ये बहुत बड़ा चेंज आप समझिए इस बात को कि समाजवादी पार्टी अब बहुत चिंता करने लगी है, लोगों की आस्था की बात करने लगी है, प्रभु के भक्तों की बात करने लगी है। तो इस पर तो आपको जो है उनको शाबाशी देनी ही चाहिए। मैं बताता हूँ कि जब मैं छात्र राजनीति में हुआ करता था, तो उस समय जब कोई विषय नहीं मिलता था तो गंदे चित्र लगाओ मत, माता को लजाओ मत,
ध्यान है आपको? तो हम रोज एक विज्ञप्ति दिया करते थे प्रेस वालों को कि ये गंदे चित्र गर्ल्स इंटर कॉलेज चौराहे पे नहीं लगने चाहिए, फलाने इंटर कॉलेज चौराहे पे नहीं लगने चाहिए। तो उसी प्रकार की सस्ती लोकप्रियता है ये। अगर इनको इतना ही ध्यान है तो जब कुट्टू के आटे पे भगवान गणेश बन के आते तो विरोध क्यों नहीं करते हो? उस फैक्ट्री को बंद करा दो। जब 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 अगरबत्ती खरीदते हैं तो उसमें भगवान राम की फोटो रहती है, उसको बंद करा दो। धूप बत्ती खरीदते हो तो उसमें राम की फोटो रहती है, उसको, वो तो कूड़े में जाता है भाई। आप बताइए, तब इनकी वो सहृदयता कहां रही? तब हिंदुओं के प्रति वो सोच कहां रही? ये सस्ती लोकप्रियता है। और फिर बताया नीचता की पराकाष्ठा ही बहुत आएगी, चिंता मत करिए, उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। और जो एक कांग्रेस आपिया और हाँ, कांग्रेस की एक बात और बताना चाहूंगा, जिस तरह ये 10 मिनट का खेल बताया जा रहा है, उससे सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा। 1975 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने भारतीय पुरातत्व विभाग से कहा था कि भाई खुदाई करी जाए, और लगभग पूरा मुस्लिम समाज ये मान चुका था कि ये श्री राम जन्मभूमि जो है ये हिंदुओं की है और इसको दे दिया जाए। के अहमद ने उसको खुदाई करी। के अहमद ने खुदाई करने के बाद बताया कि यहाँ तो भगवान विष्णु के बड़े बड़े पिलर निकल के आए हैं, और वो जो आकार है, जो सारी चीजें पाई गई, वो हिंदुओं की। इन्होंने तुरंत खुदाई को रुकवा दिया। उसके बाद में इरफान हबीब, जो इनका चेला हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का और प्रख्यात वामपंथी, अलीगढ़ से पढ़ा हुआ, तो इरफान हबीब ने करा क्या, अनन फनन में जामिया मिलिया में एक बैठक कर दी और बाबरी एक्शन कमेटी का निर्माण कर दिया। और उस बाबरी एक्शन कमेटी ने नया इतिहास लिख डाला और पूरे मुसलमानों के बीच जाके कहना शुरू किया कि राम तो अयोध्या में नहीं पैदा हुआ, अफगानिस्तान में पैदा हुआ। समझिए, राम अयोध्या में पैदा नहीं हुआ, अफगानिस्तान में। और यहां तक कि हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच ने जब डिसीजन दिया तो उन्होंने कहा कि साहब इरफान हबीब जी, आपका अगर आपकी स्थिति यह है कि जो आपके अंडर में रह करके जिसने भी हिस्ट्री से किया, पीएचडी किया, वो अभी आपसे अलग विचार रखता है। तो आप ये मत बताइए कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी तथ्यों के आधार पर। अच्छा, ये बताइए, तो मेरा ये बताइए, आप बार बार जो है वामपंथियों पर प्रहार करते हैं, वामपंथियों पर आप प्रहार करते हैं, तो वामपंथी वैसे तो कहीं नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको कहाँ मिल जाते हैं? देखिए, ये वामपंथी हर जगह अभी बचे हुए हैं ये? अरे अभी बहुत भारी मात्रा में बचे हुए हैं। जब तक इनको क्या नाम है कीटनाशक डाल के इनको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक ये खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है। और ये वामपंथी जो है, इनके माई बाप जो है वो शी जिनपिंग है, इनके माई बाप जो है वो माओ से तुंग है, इनके माई बाप जो है वो दूसरे खाते देश कहाँ गरियाते वहां पर है। सब यहाँ पर मानवाधिकार की बात करते हैं और वहां पर शी जिनपिंग पत्रकारों को उठा के अंदर डाल देता है जब वो वुहान की लैब की बात करते हैं। स्थिति यह है कि ये वही वामपंथी है। मैं बताना चाहूंगा, जब कारगिल का युद्ध हुआ तो ये वामपंथी एक पत्र बांट रहे थे कि काश इस समय चाइना भी अटैक कर दे और भारत पर कम्युनिज्म आ जाए। ये वही वामपंथी है जो अपने पीपल डेमोक्रेसी में 1962 में जब भारत युद्ध हारता है तो ये कहते हैं द ग्रेट चाइना आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी इज द ग्रेट आर्मी। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जलाने नहीं गए थे उनका कार्यालय, तब उनका कार्यालय कांग्रेस के लोगों ने जलाया था। जब 1963 की 62 की बात बता रहा हूं आपसे, ये पीपल डेमोक्रेसी उनका मुख्य पत्र है। तो अच्छा, खैर, अभी उस पे फिर किसी दिन नहीं, मैं एक कांग्रेसी को, मैं एक वामपंथी से, एक वामपंथी का मैं वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में वामपंथी ने एक पत्रकार से पूछा, जो लखनऊ के पत्रकार थे, कि साहब वो ट्रस्ट का पैसा जो है उसका हिसाब किताब आना चाहिए था, वो कैसे नहीं आया। अरे मैं पूछता हूं अपने वामपंथियों से कि जो इटली की मम्मी बैठी हुई है उनसे क्यों नहीं पूछा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में 2009 में जब उन्होंने चाइना की पार्टी से समझौता किया था, अब तक कितनी बार राजीव गांधी फाउंडेशन ने अपना डिक्लेरेशन दिया है, जनता को बताया कितना पैसा दिया कितना नहीं दिया। यहाँ के भारत में रहने वाले वक्फ समितियों ने कितनी बार ट्रांसपेरेंसी से कहा कि हमने कितना पैसा लिया है, मुसलमानों से कितना पैसा खर्च किया है, भाई वो भी तो भारत के नियम कानून के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा ये पूछना है कि जब चाइना से इन्होंने गठबंधन किया था तब ये वामपंथी कहां मर गए थे? तब क्यों नहीं पूछ रहे थे कि साहब ये बताइए कि चाइना से गठबंधन करने की आवश्यकता पड़ गई? शिव कुमार जी, देखिए, आपके लिए एक सवाल आया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन बनारस के बारे में जो कुछ बोला, गलत बोला। बनारस में रोजगार बढ़ा नहीं, रोजगार के अवसर कम हुए हैं। हाँ, तो आप ये देख लीजिए कि आपसे लोगों को बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं और आप जो है सारी कमियां जो है वामपंथियों को दे देते हैं, लेकिन वामपंथी नहीं, मैं बताता हूं आपको कि बनारस की जो भी हमारे मित्र राहुल तिवारी जी ने चर्चा करी है, मैं बनारस मतलब काफी दिन रहा हूं और बनारस की मैं अब की और तब की दोनों भूमिकाओं से परिचित हूं। बनारस एक हैंडलूम का राहुल तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये क्या नाम है, IBN 7 के प्रोडक्ट हैं और इनको बहुत अच्छी जानकारी बनारस की है। तो इन्होंने सवाल ये उठाया है।
जी, अभी एग्रीकल्चर में आपने सुना होगा कि अभी कल की खबर है कि लगभग 50.56% की ग्रोथ हुई है हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, और उसमें जो सबसे अधिक ग्रोथ हुई है वो चंदौली में हुई है, बनारस में हुई है, और वहां पर काला जो गेहूं है उसकी उपज की जा रही है, काले जौ की उपज की जा रही है, और सब वहां से कद्दू, हरी मिर्च, ये सब चीजें भेजी जा रही हैं। हुआ क्यों नहीं? हाँ, ये बताइए कि जो शक्ति स्मारक जैसे स्कूल से पढ़ करके आए उन्हें नौकरी नहीं मिली है, यानी अनस्किल्ड लोग अभी भी नौकरी पा रहे हैं। इतना जबरदस्त जो होटल बन रहे हैं, रिजॉर्ट बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, और क्या नाम है, आप जैसे जो शौचालय बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, जब कुछ नहीं बनना था तो रोजगार था, आज सब कुछ बन रहा है तो रोजगार नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, अगर एक आवास बनेगा तो उस आवास में 2 लेबर 1 मिस्त्री लगेगा कि नहीं लगेगा? उसमें जो बालू पहुंचाएगा उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सरिया जो बेचेगा वो बेचेगा, और जो उसके बाद में जब लाइटिंग कराएगा तो जरूरत पड़ेगी। तो व्यापार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं राहुल तिवारी जी ये बनारस से ही इन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी, और ये बहुत ही मुंबई में भी काफी दिनों तक रहे, बहुत ही प्रखर जर्नलिस्ट रहे हैं ये, और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, अच्छी जानकारी भी इनको। ये आपकी बातों से इत्तेफाक तो रखते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर इनका कहना है कि वहां कम हुए हैं। और खैर, आपने जो लॉजिक दिया उसमें कुछ सेक्टर में ग्रोथ हुई है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ ना, बात ये भी हो सकती है ना कि जो छोटे छोटे रोजगार थे हो सकता है वो खत्म हुए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो वहां पर जो जाते थे वो कहते थे पंडे हमें परेशान कर रहे हैं, पंडे को टोकन दे दिया गया। अब भाई आप जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए, पंडों को टोकन मिल गया, वो आपका तर्पण कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे। अब वहां भी बवाल खत्म हो गया, उनको लिमिटेड पैसे देने हैं। उसके बाद में जो वहां पर जो नाव चलती थी जिसमें लोग रुचि नहीं लेते थे, वहां पर स्टीमर दे दी गई, सरकार ने उनको अवेलेबल करा दिया। इसके अलावा वहां पर आप जब जाएंगे, मदनपुरा इलाका, मेरे ख्याल से राहुल तिवारी जी जानते होंगे, मदनपुरा पूरा मुस्लिम इलाका है, और जब वहां से आप निकलिए तो लोग कहते हैं साहब ये तो पाकिस्तान से निकलना है। मदनपुरा की रोडें कितनी पतली और कितनी, राहुल जी जानते हो कितनी पतली थी, आज जाके देखिए चौड़ी हो गई है। भाई विकास का क्रम जो धीरे धीरे है ना, आप बताइए, वहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया, वहां पर क्या नाम है, अनेक एम्स जैसी सुविधा की वहां पर व्यवस्था कर दी गई है। आप देखिए चारों तरफ वहां पर हाईवे, लेकिन नाव चलाने वालों का रोजगार खत्म हो गया है, ये राहुल तिवारी जी का कहना है। नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। उनको स्टीमर्स दे दी गई है नाव चलाने वालों को, और वहां पर स्टीमर से वो काम कर रहे हैं, यानी उनसे कहा गया पुरानी पद्धति छोड़िए, सरकार ने उनको उसके लिए पैसे भी दिए और वो काम भी कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो कभी मैं बनारस से लाइव हो जाऊंगा आपके साथ, और वहां बनारस से भी आपको दिखा दूंगा कैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, और व्यापक पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। हाँ, अब बशर्ते यह है कि जो एमबीए करके आया है, बीटेक करके आया, उसको नहीं मिल रहा, तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लड़कों को लोग लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो इनको तो लेते नहीं है। और जैसे जैसे धीरे धीरे सारी चीजें पीपीपी मॉडल पे प्राइवेट होंगी, वैसे वैसे दिक्कतें और आएंगी। जो थोक के भाव पढ़ करके आते हैं ना अलग अलग विद्यालयों से, कि साहब हमारा लड़का तो यहाँ से गलगोटिया से पढ़ के आया, हमारा लड़का तो सिक्किम मणिपाल से पढ़ के आया, हमारा लड़का फलाने पाल से पढ़ के आया, तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है। समझिए आप, वो घूमते रहेंगे और अपने घर में हमेशा एक इंजीनियर आशुतोष दिखे रहेंगे अपने आप को। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया तो उसको भी नौकरी नहीं मिलेगी, और नहीं, कुछ अगर बहुत कम पढ़ा लिखा है तो उसको भी नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, जो कम पढ़ा लिखा है, स्किल्ड पर्सन को ही सब कुछ मिलेगा, अनस्किल्ड को नहीं मिलेगा। अच्छा। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं, और आप पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, डायग्नोज नहीं कर पाते, आप भी खाली बैठे रहोगे बगल वाला। चलिए, अब हम अयोध्या पे फिर से वापस आते हैं, क्योंकि आज की चर्चा जो है हमारे, और वैसे भी टाइम अब खत्म हो रहा है। आप तो ज्ञान का भंडार है। बिल्कुल, मैं भी क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी एकदम खत्म हो रही है, तो जब तक चलेगा लाइव तब तक रहेंगे आपके साथ हम। हाँ, तो रूपक जी से बस एक चीज पूछना था, ये बताइए कि वहां पे जो फोटो वगैरह जो चित्र बनाए जा रहे थे जगह जगह पे, तो वो अभी बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए हैं। अब आप उसको और आगे बढ़ाया गया हुआ। अब आप जैसे फैजाबाद घुसेंगे शहादतगंज से जो ओवरब्रिज गोरखपुर की तरफ जाती है, आप उस पे देखोगे कि दोनों तरफ रामचंद्र जी की झांकियां बनाई गई हुई हैं। बाल्य अवस्था से, जन्म अवस्था से लेकर बाल अवस्था के वनगमन तक सारे उसमें दृश्य। आप जब घुसोगे तो आपको खुद भी एहसास होगा कि आप अब अयोध्या में हैं, आप रामकाल के अयोध्या में हैं। मतलब जैसे पब्लिक इसको पसंद कर रही है, बहुत पसंद कर रही है, फोटोग्राफी खूब हो रही है, तो फेसबुक पे शेयर किया जा रहा है। कुछ संतों ने और जो है पूर्व विधायक ने इसका विरोध मतलब क्यों किया था, अगर पब्लिक पसंद कर रही है? अब जहां तक मुझे समझ में आता है, संतों का जो विरोध रहा होगा इसलिए रहा होगा कि दीवारों पे जैसे हमारे भारतीयों में कुछ नेचर होता है कि हम बगल से गुजर रहे हैं
और दीवालों पे थूकते जा रहे हैं, या बाइक या कार या जो भी बस जाती है ये चिंता वो हो सकती है। उसकी छींटे उस पे हो सकता पड़े, लेकिन हम हर चीज सुधारेंगे धीरे धीरे। सरकार का योजना है कि चीजों को सुधारा जाएगा धीरे धीरे, लेकिन ये सब चलिए, बातों ठीक। को खत्म करते हुए ये चीज है कि आप अब अयोध्या में अगर घुसते हैं तो आपको फैजाबाद जैसे घुसते हैं तुरंत आपको दिखने लगेगा कि हाँ प्रभु श्री राम, आप कि जिस तरह रामायण में दिखाया गया उस तरह से यहाँ के दीवालों पे, ब्रिज के दीवालों पे सारे चीजों को दिखाया जा रहा है। चलिए, ठीक। अब हम फाइनली कंक्लूजन पे आ रहे हैं। शुक्र कुमार द्विवेदी जी, आपसे फिर एक अपेक्षा की गई थी और राहुल तिवारी जी ने कहा है, क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत उन्होंने काफी दिनों तक और बहुत बड़े बैनर में, क्योंकि IBN 7 में मैं भी रहा हूं और उन्होंने तो मुंबई में भी काम किया, बनारस से ही स्टार्टिंग किया था उन्होंने। उनका कहना है कि बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित तो है, लेकिन आंख बंद कर सब कुछ नहीं माना जा सकता। ये सही भी बात है भाई, प्रभावित होना अलग बात है, लेकिन आंख बंद करके हम सारी चीजों को नहीं मान सकते। अगर आंख बंद कर लिए तो फिर सरकार फिर करेगी ही क्यों। ऐसे ही रामतीर्थ ट्रस्ट से अगर ये मांगा जा रहा है कि आप हिसाब दे दें कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कब मीटिंग हुई, जो कि कल डिबेट में मेरे साथ में ये बातें हुई थी, कब मीटिंग, तो ये मुझे लग रहा है कि ये भी सारी बातें सामने आ रही होंगी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, फिर से इस विषय को फिर उलझाने का प्रयास है, मतलब यह प्रश्न करना ही उलझाना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, मैंने फिर बताया कि संसद के अंदर पारित एक ट्रस्ट है और संसद के माध्यम से इसके 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार के, 2 प्रतिनिधि राज्य सरकार के हैं। बाकायदा इसकी मिनट टू मिनट मीटिंग्स होती है, उन मीटिंग्स के लिए ऑडिट होता है। लगभग 2 सालों से लगभग उसकी ऑडिटिंग हो रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल होती है, राज्य सरकार शामिल होती है, और ऑडिट करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, आप ये बताइए, 1 पैसे का कैश भी काम नहीं होता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में। इससे बड़ी पारदर्शिता होगी क्या? अभी 100 रुपए का भी अगर आपको भुगतान करना है तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो आपसे कहे कि भाई आप 5,000 रुपए का अपना बिल बना के लाइए, हम आपको डाल देंगे, 100 रुपए जोड़ते जाइए अपने। तो इतनी पारदर्शिता है पहले यहाँ पर। दूसरी चीज, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, श्री राम जन्मभूमि को लेकर के अब जो लोग हैं वो जिस प्रकार का भ्रम पैदा कर रहे हैं, उन्होंने 1975 में भी भ्रम पैदा किया और मुसलमानों को इसको ले उठाया। और निर्मला देश पांडे का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी ऐसे भ्रम फैलाए थे जब माता सीता को और भगवान श्री राम को भाई बहन सिद्ध करने के लिए प्रदर्शनी लगवाई थी 1991 में, 89 में, क्या नाम है, श्री अयोध्या में उन्होंने लगवाई थी। और तब भी यही वामपंथी और सपाई और कांग्रेसी उनके साथ खड़े हुए थे। और दूसरी बात, अभी आपने कहा संतों ने इसका विरोध किया और कुछ नेताओं ने। अरे नेता कौन है भाई? नेता तो सपा बसपा कांग्रेस के ही होंगे, समझ जाइए आप। और रही बात संतों की, तो संत क्या आज राजनीतिक दलों से नहीं जुड़े हैं? वो भी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए। अगर रावण की लंका में विभीषण हो सकता है तो क्या अयोध्या में विभीषण नहीं हो सकते हैं क्या? वहां भी विभीषण हो सकते हैं, वहां भी रावण हो सकते हैं, ये स्वाभाविक है। दूसरी बात, मैं अपने परम मित्र और आपके इतने क्लोज रहे राहुल तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं तय करती है कि आप मेरी बात मानिए, कभी मत मानिए। अगर आप बात मान लेते तो हम समाज को बता क्या पाते? अगर आप राफेल पे मेरी बात मान लेते तो हम कैसे सिद्ध कर पाते कि कभी 525 करोड़ बताते हैं राहुल गांधी, कभी 625 करोड़, कभी 725 करोड़ बताते हैं? अगर आप हमारी बात मान लेते तो कैसे हम बता पाते कि जो किसान आंदोलन है वो फेक है? हमने उसको बार बार प्रेस रिलीज किया। अगर मैं तो चाहता हूं कि इस मुद्दे को वामपंथी, कांग्रेसी, सपाई, आपिया ये खूब उछालें, 2022 तक ये श्री राम जन्मभूमि घोटाला बताते रहें और हम समाज के बीच में जाके, जनता के बीच में ये बताने का काम करें कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इस मंदिर के लिए ये संपत्ति खरीदी और क्या क्या हम नया कर रहे हैं। हम यही थोड़ा बताएंगे, हम तो ये बताया, बात इतना तो बता ही देंगे भाई, हमने कुसुम पाठक से लिया, हरीश पाठक से लिया, ये क्या इतना क्या, ये तो 2 मिनट का काम है, ठीक है। बाकी तो हम ये बताएंगे कैसे हम 5 द्वार बना रहे हैं, कैसे हम राम मंदिर को, टेम्पल को कितना भव्यशाली बनाएंगे, कैसे रंगनाथ मंदिर के बाद सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या का होगा, कैसे पूरे विश्व का आकर्षण श्री राम जन्मभूमि होगा। तो हम तो सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं और आलोचना को स्वीकार करते हैं। तभी तो मर्जा मोदी हमने सुन लिया, सीए का विरोध हमने सुन लिया, एनआरसी का विरोध हमने सुन लिया, श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास का विरोध निखिल गोखले से हमने सुन लिया, श्री राम जन्मभूमि को लेकर के तरह तरह के विवाद कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी इसकी सुनवाई ना करो, हमने सुन लिया। किसनों को जेल भेज दिया आप बताइए? सीए का प्रोटेस्ट लेकर के 90 दिन तक आप बैठे रहे, कितनों को जेल भेजा, कितनों को लाठी मारी? और अभी 120 दिनों से लेकर के लगभग 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहे लोगों को, कितनों को मोदी ने लाठियां मार दी, कितनों को वहां से हटा दिया? एक बताइए लाठी पड़ी किसी किसान को, बताइए।
तो खैर देखिए, अब हम ये समय मानते हैं। समाप्त हो रहा है, बस एक फाइनली ये बता दीजिए कि क्या कुछ राजनीति में फर्क पड़ने जा रहा है, क्योंकि सारे विरोधी एक मुखर होके इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ होने जा रहा इसका है अगले कुछ दिनों में? इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम आने वाला है कि भारतीय राजनीति में, खासतौर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो कोरोना काल में थोड़ा बहुत डगमगाए थे योगी आदित्यनाथ, वो पूरा हो जाएगा। जो अभी तक मैं कह रहा था कि 250 और 240 सीटें भाजपा की रहेंगी, अब मुझे लगता है वो 300 पार कर जाएंगी। इतना फर्क पड़ेगा। 300 पार भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। बशर्ते इस मुद्दे को गर्म रखिए, परमानेंट गर्म रखिए, और हमेशा ये बताते रहिए कि 10 मिनट में 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गया। बस इसको बराबर बनाए रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार द्विवेदी जी आपका, और रूपक श्रीवास्तव जी अयोध्या से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देख रहे हैं कि दर्शकों की बहुत ही ज्यादा इच्छा ये होती है कि बहुत कुछ सामने आना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ट्रस्ट अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम कर रहा है, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जनता तक पूरी बात लाने का प्रयास आपकी खबर का होता है। शिव कुमार द्विवेदी जी भी पूरी बात लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ट्रस्ट को जो सामने लाना चाहिए वो शिव कुमार द्विवेदी जी ले आते हैं। जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? जो मैंने इतनी बातें आपके सामने रखी, वो ट्रस्ट की ही बातें हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ट्रस्ट, अगर मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुरंत आप चले जाइएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वेबसाइट पे, और ये सारी चीजों पर क्लैरिफिकेशन उसने किया है। बाकी कुछ खुल ही नहीं रहा है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन खुल रहा है। तो ट्रस्ट पीछे कहां से है? चंपत राय जी ने तुरंत बयान दिया, और उन्होंने कहा जो करना है कर लो जा करके, क्योंकि कहीं भी कोई घोटाला नहीं है। क्योंकि ये घोटालेबाज लोग हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। घोटाले करने, चोर तो चोर ही नियत रहेगी ना जी। जो टोटी चुरा लाते हो, जो बड़े बड़े घोटाले करते हो, और गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला करते हो, जो अपने एक चेले पवन पांडे को बैठाले हुए हैं कि लोगों से 2-2 लाख रुपए नौकरी के नाम पे लूटो, गरीब जनता को लूटो, ये वही लोग हैं, समझिए आप। तो इनके दिमाग में तो घोटाला ही है, क्योंकि घोटाला करने को पा नहीं रहे हैं। 7 साल से केंद्र में नहीं, तो क्या विपक्षी दल है, सवाल भी ना उठाएं क्या? आप क्या चाहते हैं? विपक्षी दल है, वो सरकार का समर्थन करते रहे क्या? नहीं तो आप क्या चाहते हैं, हम उसका जवाब भी ना दे क्या? वो बोलते रहे, हम सुनते रहे? भाई हमें तो जवाब देने का हक है ना भाई। अगर जैसे वो सवाल उठा रहे तो हमें जवाब देने का हक है, तो हम जवाब देंगे भाई। विपक्ष को हमने रोका क्या? मर्जा मोदी वो कहने वाले लोग। चलिए ठीक है, मोदी को गोली मार देंगे वो आप कहने वाले जवाब देते रहिए, आपकी खबर के दर्शकों तक पूरी बात सामने लाइए। और जैसा कि लोगों की अपेक्षा रहती है कि सारी बातें सामने आनी चाहिए, तो आपने बातें जो है वो बता दी, तीर्थ ट्रस्ट की आपने सारी बातें बता दी। ये अच्छी बात है कि आपने एनालिसिस किया, वेबसाइट को आपने कोट किया है, और आपकी बातें जो है उसको अगर जाके कोई क्लैरिफाई करना चाहे, वेरिफिकेशन करना चाहे, तो वो वेबसाइट पर जाकर देख भी सकता है। और रूपक श्रीवास्तव जी ने बता दिया कि अयोध्या में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बाकी देश में क्या इम्पैक्ट होगा वो तो आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा कि क्या विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में खास करके अपनी जमीन तलाश रहे हैं, राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, उनको कितनी इसमें मदद मिलेगी, या और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा उनके लिए ही नुकसानदायक हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से घेरने का प्रयास है इसमें उसके सीटों में और भी बढ़ोतरी हो जाए। हम फिर से आपकी खबर के दर्शकों के सामने आएंगे किसी नए मुद्दे के साथ में। फिलहाल शिव कुमार द्विवेदी जी और रूपक श्रीवास्तव जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी। धन्यवाद।